भारतीय विधि आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? मैकाले की अध्यक्षता में हुई। कब हुई? 1834 में हुई। ठीक है, कब हुई? 1834 में हुई। इसके बाद निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन ये सही है? भारतीय विधि आयोग की स्थापना निम्न उद्देश्यों से हुई। क्या क्या उद्देश्य थे? यानी पुलिस स्थापनाओं की जांच के लिए, हाँ। भारत में कानून जो लागू कानून है उनकी जांच करने के लिए, बिल्कुल हाँ। न्यायाधीशों की अधिकारिता, शक्ति और नियमों की जांच करने के लिए, बिल्कुल सही। यानी तीनों सही हैं। इसके बाद आईपीसी जो था वो कब पारित हुआ? कब अधिनियमित हुआ? पारित हुआ, इनेक्ट हुआ? कब हुआ? 1860 में हुआ। कब हुआ? 1860 में हुआ। और उसको जो अधिनियमित हुआ कितने 6 अक्टूबर 1860 को, और लागू कब हुआ? यानी 62 में, 1862 में। कब हुआ लागू? 1862 में, 1 जुलाई 1862 में लागू हुआ। उसके बाद भारतीय यानी दंड संहिता आईपीसी में कितने अध्याय थे? 23 अध्याय थे, 511 धाराएं थी। 23, 511। बाद भारतीय दंड विधि के अंतर्गत पुराना और आज के समय के लिए अनुपयोगी और तर्कविहीन होने की दशा में पुराने कानून का स्थान ले लिया है। बीएनएस ने ले लिया है। किसने ले लिया? बीएनएस ने। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस बिल संसद में किस सदन में पेश किया गया? लोकसभा में पेश किया गया। किस सदन में पेश किया गया? लोकसभा में पेश किया गया। भारतीय न्याय संहिता लोकसभा में किस तिथि को पारित किया गया? यानी 11 अगस्त 2023 को पारित किया गया। उसके बाद ये डेट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या हुआ? लोकसभा से पारित हुआ, यानी फिर 20 दिसंबर 2023 को भेजा गया। कहाँ पर? यानी 21 दिसंबर को कहाँ पेश हुआ? यानी राज्यसभा में 21 दिसंबर को पेश हुआ। और 25 दिसंबर 2023 को क्या हुआ? अधिनियमित हो गया। और 1 जुलाई 2024 को क्या हुआ? 1 जुलाई 2024 को लागू हो गया। 1 जुलाई 2024 को लागू हो गया। लॉर्ड मैकाले द्वारा जो दंड संहिता के आधार पर देशों की दंड संहिता कानून प्रारूप माना जाता है, जो किसकी अध्यक्षता में? मैकाले की अध्यक्षता में जो बनाया गया उसका, ठीक है, सिंगापुर और बैमा के संविधान के लिए बनाया। सिंगापुर के और मलेशिया, म्यांमार के संविधान, ब्रुनेई के लिए और श्रीलंका सब जगह के लिए बनाया। यानी ये नया क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? सिंगापुर के लिए, म्यांमार के लिए, मलेशिया, ब्रुनेई के लिए और श्रीलंका के लिए। और इसके बाद 25 दिसंबर को अधिनियमित हुआ, ये बता चुके हैं। 25 दिसंबर 2023 को। इसके बाद 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ, ये भी बता चुके हैं। इसके बाद 20 क्या है? 20 चैप्टर हैं और 358 धाराएं हैं बीएनएस में। 20 चैप्टर हैं, 358 धाराएं हैं। ये सही है। इसके बाद मेंशरिया का मतलब क्या होता है? अपराध आवश्यक तत्व सिद्धांत। यानी अपराध करने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है? मेंशरिया का मतलब है आपराधिक मन स्थिति। यानी क्या होनी चाहिए? आपका इंटेंशन भी होना चाहिए। मेंशरिया होना चाहिए, ये बताया गया है। इसके बाद अपराध के तत्वों की संख्या कितनी है? 4 तत्व होने चाहिए। मानव का होना जरूरी है। दुराशय यानी आपराधिक मन स्थिति, यानी मेंशरिया का होना जरूरी है। बुरा आशय होना जरूरी है। इंटेंशन होना जरूरी है। और दुराशय को आगे बढ़ने के लिए कार्य करना भी जरूरी है। क्षति भी होना जरूरी है। लेकिन कुछ अपराधों में क्षति ना हो तो भी उसको क्या, तैयारी करना भी जुर्म मान लिया जाता है। उसके बाद अपराध के आवश्यक तत्व, यानी अपराध के 4 तत्व बताए थे। इंसान का होना जरूरी है। दुराशय, मानव की मन स्थिति का होना जरूरी है। दुराशय की पूर्ति के लिए कार्य का होना जरूरी है। कार्य नहीं हो रहा है तो लोप का भी होना जरूरी है। जो आपको करना चाहिए वो नहीं किया, लोप का होना भी जरूरी है। कार्य से समाज या व्यक्ति के किसी प्रकार की क्षति होनी चाहिए। आपने जो कार्य किया है, अपराध किया है, उससे क्या होना चाहिए?
किसी की क्षति भी होनी चाहिए, चाहे समाज की चाहे व्यक्ति की, ये भी जरूरी है। इसके बाद अपराध को कानूनी तकनीकी भाषा में कहा जाता है, अपराध को तकनीकी भाषा में कल्पा कहा जाता है। अपराध को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? कल्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कल्पा। और करने योग्य को, ठीक है, कैलप्स 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 कहा जाता है। और नील नील रिटर्न को प्रारंभिक अपराध, नील रिटर्न को प्रारंभिक अपराध। और डॉली कैपेक्स को अपराध करने में सक्षम, और डॉली इन कैपेक्स अपराध करने में अक्षम, ठीक है, कल्पा। उसके बाद भारतीय न्याय संहिता में कौन सी धारा को छोड़कर संपूर्ण यानी 106 का 2 यानी कौन सा वाला? हिट एंड ट्रायल वाला, यानी ट्रक वाले जो थे वो हिट एंड ट्रायल, हिट करके रन कर जाते थे, हिट एंड रन वाला मामला नहीं शामिल किया गया है, अभी लागू नहीं हुआ है, और सभी लागू हो गए हैं। उसके बाद भारतीय न्याय संहिता लागू होती है, भारतीय संहिता लागू होती है केवल भारतीयों पर ही नहीं, भारतीयों और विदेशियों दोनों पर लागू होती है। उसके बाद यदि राकेश विदेश में अपराध करता है, यदि राकेश क्या करता है? विदेश में अपराध करता है, जैसे चोरी करता है या हत्या करता है, तो उस मामले की सुनवाई भारत में कहाँ हो सकती है? कहाँ पे हो सकती है? भारत में कहीं नहीं होगी, क्योंकि अपराध भारत से बाहर हुआ है, इसलिए राकेश की गृह राज्य में होगी, या जहाँ भी भारत में राकेश को गिरफ्तार किया जाए, यहाँ भी जहाँ भी क्या किया जाए? गिरफ्तार किया जाए, वहाँ पे होगी। उसके बाद भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। भारतीय न्याय संहिता कहाँ लागू होगी? भारत में होगी, भारत से बाहर भी होगी, 12 नॉटिकल मील तक होगी। कहाँ पे जल सीमा कितनी? 12 नॉटिकल मील है, ठीक है। और हमने और स्थिति है वो भी बताई थी, यानी भारतीय न्याय संहिता निम्न में से किस पर प्रभाव नहीं डालेगी? किस पर प्रभाव नहीं डालेगी? विशेष विधि पर प्रभाव नहीं डालेगी, यानी जो भी विशेष विधियां हैं, जो विशेष लॉ हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, और स्थानीय विधि हैं उन पर भी कोई प्रभाव नहीं डालेगी। भारत सरकार के अधिनियमों, सैनिकों और नौसैनिकों, वायु सैनिकों को दंड देने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उन पर भी कोई प्रभाव नहीं डालेगी, विशेष लॉ पर भी कोई प्रभाव नहीं डालेगी। तीनों सही है। उसके बाद भारतीय न्याय संहिता के किसी प्रावधान का, ठीक है, आरोपण निम्न में से किस पर नहीं किया जा सकता? किस पर नहीं किया जाता? यानी जो आरोपण है, भारतीय न्याय संहिता का आरोपण, यानी आरोप नहीं लगाया जा सकता किस पर? भारत के राष्ट्रपति पर, विदेशी संप्रभु पर, बिल्कुल संविधान, यानी ये कैसे संवैधानिक पद है इसलिए इन पे नहीं लगा सकते, विदेशी संप्रभु पर नहीं लगा सकते, और राजदूत पर भी नहीं लगाया जा सकता, और विदेशी सेना पर भी नहीं लगाया जा सकता। ये ठीक है, बीएनएस की किसी भी, ठीक है, प्रावधान का आरोपण। समझ में आया? नहीं आया? इसके बाद भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में नए तरीके से बालक को परिभाषित किया गया है? बालक को 3 में परिभाषित किया गया है। 2-3 में क्या बालक की परिभाषा क्या है? 18 साल से कम का कौन होगा? बालक। 2 की 2 में एनिमल, 2 की 2 में एनिमल, 2 के 4 में काउंटरफीट मतलब कपटपूर। कैसे याद किया था? 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैसे काउंट करते हैं? 1 2 3 4 ऐसे याद किया था। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता के 2-3 में क्या बताया गया है? 2-3 में बालक की परिभाषा दी गई है। 18 साल से कम आयु बालक कौन माना जाएगा? बालक माना जाएगा। उसके बाद धारा 20 में न्यायालय को बताया गया है कि भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में न्यायालय को वर्णित किया गया है? न्यायालय को वर्णित किया गया है, यानी धारा 5 में बताया गया है। किसमें? 5 में। धारा 5 में क्या बताया गया है? न्यायालय की परिभाषा बताई गई है। न्यायालय की, यानी कैसे याद किया था हमने? यानी 5 रुपए की फीस, कोर्ट फीस लगती है न्यायालय में, क्या लगती है? 5 रुपए की। तो धारा 2-5 में ऐसे याद किया था। 6 कैसे याद किया था? 6 में क्या था? डेथ थी, मृत्यु थी। मृत्यु कैसे याद किया था? यानी कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो कैसे करते? छी, यानी कुछ दिन बाद उसकी जो बॉडी है उसमें से स्मेल आने लगती है, तो कैसे किया था? छी। तो 6। उसके बाद 2-7 में क्या है? बेईमानी है। क्या है? बेईमानी है। कैसे याद किया था? बेईमान,
बेईमान कौन होता है? शातिर आदमी बेईमान होता है। बेईमान कौन होता है? शातिर आदमी। 2.8 में क्या? डॉक्यूमेंट को बताया गया था। इसके बाद 2.5 में न्यायालय की परिभाषा बताई गई थी और आईपीसी में 20 में बताई गई थी। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता 2.6 में डेथ मृत्यु 6 में डेथ मृत्यु को बताया गया है। उसके बाद धारा 24 में क्या बताया गया है? धारा 24 नहीं यानी 24 क्या है? आईपीसी की धारा है। आईपीसी की जो अब 2.7 है। 7 में क्या है? बेईमानी। 7 में क्या है? बेईमानी है 7 में। यानी 24 धारा थी जो कितनी हो गई है? 2.7 हो गई है, जो बेईमानी को बता रही है। किसको बता रही है? बेईमानी को। बेईमानी में ऐसा कार्य जिसमें क्या होता है? जब कोई सदोष अभिलाभ लेता है, जब किसी को सदोष हानिकारित करता है, जब कोई सदोष लाभ लेकर किसी को सदोष हानि पहुंचावे। इसमें क्या है? दोनों आ गए हैं। जब कोई सदोष लाभ लेने की मंशा से कोई काम करे, सदोष लाभ लेने की मंशा नहीं, सदोष लाभ लेता है और दूसरे को सदोष लाभ पहुंचाता है, लाभ लेता है, तो क्या है? बेईमान है, बेईमानी कर रहा है। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता है, उसके दस्तावेज में वर्णित किया गया है। 2.8 में दस्तावेज को वर्णित किया गया है। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता में 2.8 में दस्तावेज की परिभाषा दी गई है। जो 2.8 में दस्तावेज की परिभाषा दी गई है, उसको भारतीय दंड संहिता में किसमें बताया गया था? यानी 2.8 को किसमें बताया गया था? यानी दंड संहिता में, आईपीसी में धारा 29 में बताया गया था। किसमें? 29 में बताया गया था। किसमें बताया गया था? धारा 29 में बताया गया था। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता के अनुसार दस्तावेज हो सकते हैं। दस्तावेज क्या हो सकते हैं? किसी कागज पर वर्णित विषय, कोई भी वर्णित विषय जो कागज पर लिखी गई है। किसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर वर्णित विषय कागज पर भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल भी हो सकते हैं, तो वो दस्तावेज के अंदर आएंगे। दोनों सही हैं। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता में 2.9 में क्या? नो कपट, नो, ठीक है, नो फ्रॉड ऐसे याद किया था, यानी नो फ्रॉड। यानी इसमें लेकिन ये तो किसमें है? 8 में है। नो नहीं है यहाँ, 8 होगी 8। इसमें क्या बताया गया है? 2.8 में दस्तावेज हैं। दस्तावेज कौन है? केवल हस्तांतरित कागज पर जो प्रमाणित व्यक्ति द्वारा जो प्रमाणित किए गए, या किसी पदार्थ पर अक्षर, चिन्ह, अंक या वर्ण, विषय जिन्हें डिजिटल रूप से भी रिकॉर्ड किया गया है, यानी डिजिटल रूप से भी किया जा सकता है। केवल प्रमाणित विषय, रजिस्टर कागज जो साक्ष्य के रूप में भी प्रयोग किए जा सकते हैं, केवल साक्ष्य के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। केवल वही दस्तावेज हैं। केवल लगा इसमें प्रमाणित व्यक्ति या संस्थाएं द्वारा कागज पर लिखा गया विषय। केवल प्रमाणित संस्थाएं वगैरह ने क्या लिखा है? कागज पर कोई विषय लिखा है, उसको ही माना जाएगा केवल डॉक्यूमेंट? नहीं, ये सब माना जाएगा, किसी भी पदार्थ, यानी ये ठीक है। इसके बाद 2.8 में क्या बताया गया कि अंतर्गत शामिल माना जाता है संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट को भी, और मुख्तारनामा को भी दस्तावेज माना गया है। मुख्तारनामा को भी, और करेंसी नोट को भी। करेंसी नोट यानी श्यामाचरण वाले मामले में करेंसी नोट को माना गया था। कैसे किया था? श्याम जी के चरण पकड़े तो क्या मिलेगी? करेंसी मिलेगी। उसके बाद बोरैया वाले मामले में, कोई बोरा जाए तो क्या होगा? पोस्टमार्टम होगा, उसका दस्तावेज माना गया है पोस्टमार्टम, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ऐसे याद किया था। इसके बाद धोखाधड़ी करने के आशय से, यानी धोखाधड़ी करने के आशय से किया गया कार्य, धोखाधड़ी करने के आशय से, तो उसको बेईमानी मानेंगे नहीं। इसमें क्या है? सदोष लाभ लेते हुए दूसरे को सदोष हानि पहुंचाता है, तो बेईमानी है। बेईमानी कैसे होता है? बेईमानी तो आमने सामने से होती है। कपट फ्रॉड कैसे होता है? फ्रॉड धोखाधड़ी कर की जाती है। कैसे? यानी उसको पता नहीं चलता है, ऐसे धोखाधड़ी की जाएगी। कपटपूर्ण तरीके से, यानी छलपूर्ण तरीके से, यानी किसमें बताया? 2.9 नो कपट नो फ्रॉड, यानी 2.9 में बताया गया है। उसके बाद धारा 25 भारतीय दंड संहिता की धारा 25 है जो कपटपूर्ण की परिभाषा, यानी कपटपूर्ण की परिभाषा किया गया है। अब वो भारतीय न्याय संहिता में कपटपूर्ण की परिभाषा कितने? 2.9 में है, जो 25 में थी। इसके बाद भगवान
ठीक है। वारिक बनाम उड़ीसा 1987 का जो संबंध किससे है, यानी भगवान वारिक भगवान वारिक बनाम उड़ीसा का मामला है। वारिक भगवान जी कैसे होते हैं, सद्भाव पूर्वक कार्य करते हैं, यानी दो का जो 11 है, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं तो क्या होता है, सद्भावना मिलती है, सद्भाव अच्छा भाव लगता है, दिल को सुकून मिलता है, यानी भगवान बैरिक यानी भगवान बैरिक वाला, यानी भगवान पे प्रसाद चढ़ाएंगे। भगवान बैरिक वाला मामला किससे है, सद्भाव पूर्वक से मामला है। इसके बाद भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सद्भाव पूर्वक जो, ठीक है, यानी जो अभी किसमें है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 211 में वर्णित है वो किसमें था, दंड संहिता में 52 में था, किसमें था, 52 में। ठीक है, उनने गलत रखा था, प्रसाद चढ़ाया जाता था 51, लेकिन उनने रख दिया 52। ठीक है, तो किसमें था, 52 में था। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता के अनुसार सद्भाव पूर्वक कार्य के लिए आवश्यक है, सद्भाव पूर्वक कार्य के लिए क्या आवश्यक है, यानी सम्यक सतर्कता भी होनी चाहिए आपको, और संपूर्ण क्या होना चाहिए, संपूर्ण उत्तरदायी भी हो, ठीक है, उत्तरदायित्व भी होना चाहिए, कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी, संपूर्ण उत्तरदायित्व है कि मर जाए तो, यानी कंप्लीट, यानी ये नहीं है, सावधानी, सम्यक सतर्कता और सावधानी होनी चाहिए, कंप्लीट पूरा उत्तरदायित्व है आपका, मर जाएगा तो आपको कंप्लीट दायित्व है आपका, उसका घर और परिवार की आप रक्षा करेंगे, यानी भरण पोषण करेंगे, तो संपूर्ण दायित्व तो नहीं है, ये गलत है। 1 और 3 हो गए। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में सरकार की परिभाषा, भारत सरकार जैसा लग रहा है, भारत सरकार को बोलेंगे तो कैसा लग रहा है, भारत सरकार, तो ऐसे याद हो जाएगा। इसके बाद हार्बर 13, हार्बर क्या है, 13 आगे देखेंगे, यानी 52 का जो ए है उसमें वर्णित है कि जिसे भारतीय न्याय संहिता की धारा न्याय संहिता में किसमें बताया गया है, 213 में बताया गया है, वर्णित है क्या, हार्बर, आप किसी को संशय नहीं दे सकते, यानी हार्बर तोप गोले मुहैया खाना वगैरह कुछ नहीं उपलब्ध करा सकते अपराधी को, लेकिन हार्बर का दोषी कौन नहीं माना जाएगा, पति पत्नी नहीं माने जाएंगे। उसके बाद संशय देने के संबंध में कथन में सही है कौन कौन सा, आशय देते हैं, भोजन देते हैं, बांध देते हैं, गोला था तो बादुब संशय देते हैं, तो ये गिरफ्तारी से बचाने का संशय देते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद पति पत्नी को दोषी माना जाएंगे, नहीं माने जाएंगे बेटा, 1 और 2 हो गए। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता के अनुसार क्षति के प्रकार हैं, क्षति के कितने प्रकार हैं, कितने तरीके से क्षति हो सकती है, क्षति 4 तरह की से हो सकती है, 4 तरीके से हो सकती है। अपराध करने के लिए क्या तत्व होने चाहिए, 4 तत्व होना चाहिए, ठीक है, यानी क्षति कितने तरह की, 4 तरह की, शारीरिक क्षति, मानसिक क्षति, ख्याति क्षति और संपत्ति की क्षति होनी चाहिए, शारीरिक मानसिक ख्याति संपत्ति, शारीरिक मानसिक ख्याति और संपत्ति की क्षति होनी चाहिए। भारतीय न्याय संहिता में क्षति को परिभाषित किया गया है, क्षति को जो परिभाषित किया गया है वो इंजरी को किसमें, 14 में किया गया है, 14 में किया गया है। इसके बाद भारतीय दंड संहिता की किस धारा में न्यायाधीश की परिभाषा को वर्णित किया गया है, जो अभी किसमें, न्यायाधीश की, यानी 16, न्यायाधीश को किसमें वर्णित किया गया है, यानी वकील वगैरह हैं वो कैसे फीस मांगते हैं, 100 रुपए ला, यानी 16 में क्या है, न्यायाधीश की परिभाषा है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 19 में परिभाषित थी, वो अभी 2 में 16 में है। उसके बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 16 में वर्णित है, 2016 में क्या वर्णित है, न्यायाधीश वर्णित है, कौन वर्णित है, न्यायाधीश वर्णित है। ऐसा एक कानून जो भारत में विशिष्ट भाग में लागू है, समाज के लिए आवश्यक मुद्दों पर लगाए गए कहलाते हैं, यानी कौन सा कानून है जो समाज के लिए आवश्यक मुद्दों पर लगाए जाते हैं, यानी विशिष्ट भाग पर लगाया जाता है, यानी कौन है, विशेष कानून है, नहीं, स्थानीय कानून है, लोकल लॉ है, लोकल लॉ किसमें वर्णित है, 218 में वर्णित है। 18 साल में क्या होता है, 18 साल में ही तो वोट डालते हैं, वही तो स्थानीय कानून है, यानी पार्किंग वगैरह, वाटर यूजेज, ये क्या है, स्थानीय कानून के अंतर्गत आते हैं भारतीय न्याय संहिता में 220 में।
यानी आप 20 साल के होते हैं तो क्या करते हैं, एक एक तारीख देखने लगते हैं कि हम हुए या नहीं हुए, क्योंकि फॉर्म भरना यूपीएस, ठीक है, इसमें यूपीएसआई में इसलिए महीने तिथि यानी कैलेंडर के बारे में अनुसार बताया गया है। यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर किसके बारे में, ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में बताया गया है। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में मील का मेल 19 यानी मेल 18 से बड़ा होना चाहिए, 18 साल से बड़ा मेल जरूरी है, ठीक है, यानी 19 का हो गया, ठीक है। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता को धारा 17 में, धारा 17 खतरा हो जाएगा आपके जीवन को, 17 हो जाए, 17 में क्या लिखा है, खतरा हो जाएगा जीवन को, यानी 2:17 में क्या जीवन की परिभाषा दी गई है। इसके बाद क्या है, इसके बाद भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में चल संपत्ति के बारे में वर्णित है, यानी चल संपत्ति के बारे में वर्णन किस धारा में किया गया है। चल 21 तो मूवेबल ऐसे याद किया था, ठीक है। इसके बाद यानी बीएनएस में धारा 21 में वर्णित है चल संपत्ति में क्या क्या आता है, क्या वाहन आता है, बिल्कुल आता है, आभूषण ज्वेलरी आती है, बिल्कुल आती है, क्या भूमि भी आती है, नहीं आती, चल नहीं सकती भूमि क्या है, चल नहीं सकती, भूमि से जितनी भी जुड़ी हुई चीजें होती हैं वो आती हैं, बिल्कुल नहीं आती, यानी चल संपत्ति के अंदर वाहन आता है, आभूषण आता है, यानी 1 और 2 हो गई। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 9 में किस यानी दंड संहिता में जो 9 है वो अभी जो 22 थी, यानी 22 थी जो धारा बीएनएस की, कौन सी थी, 22 2 और 2 तो क्या होगा, वचन लेना पड़ेगा, दो तुम बालक दो, यानी वचन लेना पड़ेगा इसमें, यानी वचन की परिभाषा। 23 में शपथ की परिभाषा। इसके बाद यानी जो ये दिया गया था वो 9 धारा में, यानी भारतीय दंड संहिता में 9 धारा में था। इसके बाद भारतीय दंड संहिता की किस धारा में अपराध को वर्णित किया गया है, अपराध को किसमें वर्णित किया गया है, यानी कैसे हमने किया था, यानी 24 यानी चोर क्या करता है, अपराध करता है, चोर 24 और बिस्मिल्लाह देता है खाने में, अगर चोरी करने को है तो बिस्मिल्लाह देगा, ऐसे तो यानी दंड संहिता में कौन सी धारा है, दंड संहिता में 40 धारा है, कौन सी धारा है, 40, लेकिन अभी जो बीएनएस है उसमें 24 धारा है, 2 की 24 धारा है। उसके बाद अपराध में शामिल है, अपराध में क्या क्या चीज शामिल है, ठीक है, तत्समय विवृत किसी विधि के विरुद्ध कार्य, यानी आप क्या करते हैं, विधि के विरुद्ध कार्य करते हैं तो वो अपराध माना जाएगा, बीएनएस के विरुद्ध किए गए कार्य अपराध माना जाएगा। और साधारण अपवाद आदि को छोड़कर, यानी साधारण अपवाद है उनको छोड़कर यदि आप कोई कार्य करते हैं वो क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा, बिल्कुल सही है, तीनों सही हैं। इसके बाद मानव स्थिति से संबंधित वाद नहीं है, कौन सा वाद है, जो मानव स्थिति, ठीक है, यानी मेंशरिया से संबंधित नहीं है, यानी इंटेंशन से संबंधित नहीं है, कौन सा वाद है, आर बनाम प्रिंस किसका है, आपराधिक मनोस्थिति से संबंधित है। महबूब शाह एम्परर, यानी महबूब शाह एम्परर जो वाद है वो सामान्य उद्देश्य का आशय पूरा करने के लिए किया गया कृत्य, सामान्य आशय को पूरा करने के लिए किया गया कृत्य, ये शामिल है, बिल्कुल शामिल है, यानी सामान्य आशय को पूरा करने के लिए किया गया कृत्य, यानी आपकी पहले से मन स्थिति थी, आप अपराध करने के लिए आपकी इंटेंशन थी, ठीक है, आप करना चाहते थे, इसमें क्या है, इसमें आपराधिक मन स्थिति, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हाइडिंग बनाम प्राइम, ठीक है, हाइडिंग बनाम यानी मैं श्रिया। इसके बाद कांतेक है बनाम बम्बई, इसमें क्या है, यानी 2 और 4, ये और ये, इन दोनों में क्या है, आपराधिक मनोस्थिति से संबंधित नहीं है, 2 और 4, यानी सामान्य उद्देश्य, ठीक है, यानी इसमें 2 में और 4 में शामिल नहीं है, ये भी है और ये भी है, हाइडिंग वाला है और आर वाला है।
इसके बाद क्या है, भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में अपराध को वर्णित किया गया है। अपराध 24 में किया गया है। 25 में क्या किया गया है, 25 क्या हो गई देख हो गई थी। 25 में लोप किया गया है, लोप 25 में लोप किया गया है। 25 में क्या किया गया, लोप किया गया है। उसके बाद क्या है, 26 में क्या है, 26 में व्यक्ति है, ठीक है। यानी 26 में क्या है, 26 जनवरी में क्या जन, 26 में जनवरी, 26 जन या 26 जनवरी को कम क्या मिलती है, बूंदी मिलती है। किससे, कंपनी से मिलती है, निकाय से मिलती है। कंपनी, निकाय, ठीक है। संगम, एसोसिएशन या निकाय या संस्था का कोई उसमें बर्डन नहीं मिलता है। वहां पे कंपनी, संगम और निकाय का वर्णन मिलता है। यानी किसमें, 226 में मिलता है। व्यक्ति में के अंतर्गत कौन कौन शामिल है, कंपनी शामिल है, संगम शामिल है, एसोसिएशन शामिल है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, निकाय भी शामिल है, लेकिन संस्था शामिल नहीं है। उसके बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा जो लोक सेवक की परिभाषा में वर्णित है, किसमें किसमें, 28 में। यानी यानी क्या बताया गया था, 8 में क्या बताया गया था, डॉक्यूमेंट से ही तो बनेंगे। 28 ये क्या है, 28 में क्या है, 28 में लोक सेवक की परिभाषा बताई गई है। ऐसे याद करेंगे, लोक सेवक की परिभाषा किसमें, 28 में बताई गई है। इसमें भारतीय दंड संहिता की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा, यानी दंड संहिता की धारा अगर देखें, भारतीय न्याय संहिता की धारा है वो तो 228 है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है, 21 धारा है। कौन सी, 21 धारा है। उसके बाद लोक सेवक में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है, सेना, नौसेना, वायुसेना के अधिकारी शामिल हैं, बिल्कुल शामिल हैं। संपादक और प्रापक और आयुक्त, लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर भी शामिल हैं। कोई भी एमएलए शामिल नहीं है, कोई भी एमएलए शामिल है नहीं है। तो यानी कौन शामिल नहीं है, तो ये एमएलए शामिल नहीं है, तो 3 हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय न्याय संहिता की धारा 230 में वर्णित है। 230 में क्या वर्णित है, 230 में वर्णित है विशेष विधि, यानी विशेष विधि वर्णित है। न्याय संहिता की धारा 230, ठीक है। 30 क्या है, विशेष है। यानी 10, 20, 30 ऐसे ही तो खेलते थे। 30 क्या है, विशेष है, विशेष। तो क्या हो गया, विशेष विधि हो गया। 10, 20, 30, 30 पे क्या हो जाता, निकल जाता था। यानी कि हम खेलते थे तब 10, 20, 30, तो 30 पे क्या है, विशेष है। 30 पे क्या है, विशेष है। इसके बाद किसने संबंधी कानून विशेष विधि नहीं हो सकती, यानी किसके संबंधित जो विशेष विधि नहीं हो सकती, विशेष विधि किसके संबंध में नहीं हो सकती। पार्किंग ये स्थानीय लॉ है। जल प्रबंधन ये क्या है, स्थानीय लॉ है। विशेष विधि क्या है, अफीम, रेलवे और, ठीक है, मवेशी अत्याचार, जुआ वगैरह ये क्या है, विशेष विधि हैं। विशेष विधि, इनके लिए क्या अलग से कानून विशेष विधि बनाई जाएंगी, शामिल नहीं है। 3 और 4 शामिल नहीं है, ये स्थानीय विधि हैं। कैसी हैं, स्थानीय विधि हैं। इसके बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में इसका वर्णन था, जो कि न्याय संहिता में 231 में वर्णित है। जो 231, ठीक है। 31 में क्या है, यानी 31 में क्या है, 31 यानी क्या होती है, तफ्तीश होती है। ऐसे 31 में क्या है, मूल्यवान प्रतिभूति, यानी मूल्यवान प्रतिभूति आपको देनी पड़ेगी, तफ्तीश होगी आपकी। तो 31 तो तफ्तीश ऐसे याद करेंगे, मूल्यवान प्रतिभूति यानी मूल्यवान प्रतिभूति। महिला कितनी साल की, 35 साल की। और सदोष अभिलाभ लाभ लेना है तो 36, और हानि होगी तो कैसे, 37। हानि और वसीयत किससे, 34, ठीक है। वसीयत किसको करेंगे, यानी 1, 2 में तो होगी नहीं, किसमें होगी, 3 और 4 बालक होंगे तब क्या होगी, वसीयत करनी पड़ेगी। ऐसे याद करेंगे। उसके बाद 31 में क्या है, 31 यानी भारतीय दंड संहिता की जो धारा थी 31 थी, वो अब कितनी है, 34 है। यानी वसीयत किस में करेंगे, 3, 4 बालकों में करनी पड़ेगी हमें वसीयत। तो ऐसे याद करेंगे वसीयत को, जो कब थी, 31 में थी, वो अब 34 में आ गई है, 2 की 34 में। केमाल, मूल्यवान
प्रतिभूति के अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या शामिल है। बेनामा शामिल है, बिल्कुल शामिल है। पासपोर्ट क्या शामिल है, बिल्कुल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट शामिल है, नहीं शामिल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं शामिल है। बेनामा शामिल है, पासपोर्ट शामिल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या मूल्यवान प्रतिभूति है, बिल्कुल नहीं है। आयकर निर्धारण कोई आदेश है, वो मूल्यवान प्रतिभूति में शामिल है, बिल्कुल है। आयकर कोई निर्धारण आदेश देता है, वो भी मूल्यवान प्रतिभूति के अंदर शामिल है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 35 में महिला का वर्णन है। किसका वर्णन है, महिला का वर्णन है। कोई सदोष अभिलाभ अभिलाभ कहलाता है। कोई सदोष अभिलाभ कब कहलाता है, ये संपत्ति का लाभ लेने वाला वैध रूप से हकदार नहीं है, यानी लाभ ले रहा है वो वैध रूप से हकदार नहीं है, गैर कानूनी ढंग से क्या ले रहा है, लाभ ले रहा है, दोनों सही हैं। इसके बाद भारतीय सदोष लाभ को परिभाषित किया है। सदोष लाभ को 36 में परिभाषित किया गया है। कैसे याद किया था, ठीक है, यानी 35 में महिला, 36 में सदोष लाभ और 37 में क्या है, सदोष हानि, और 31 में कैसे, तफ्तीश 31 यानी मूल्यवान प्रतिभूति। तफ्तीश करेंगे तो क्या देनी पड़ेगी, मूल्यवान वो चीज देनी पड़ेगी, तब आपकी होगी तफ्तीश। कोई कार्य सदोष हानि कहलाती है। कोई कार्य सदोष हानि कब कहलाती है, जब संपत्ति पर कर हानि करने वाला वैध रूप से, यानी संपत्ति पर जो हानि करने वाला वैध रूप से हकदार है, यानी वैध रूप से हकदार है, लेकिन हानि, ठीक है, हानि कानूनी रूप से ठीक है, कानूनी रूप से पहुंचाई गई है, यानी कानूनी रूप से क्या है, हानि कैसी है, कानूनी रूप से पहुंचाई, गैर कानूनी रूप से हानि कैसी है, गैर कानूनी रूप से पहुंचाई गई है, ठीक है, या कानूनी रूप से पहुंचाई गई है। हानि कैसा है, गैर कानूनी रूप से पहुंचाई गई है, तो क्या हो गया 1 और 2, ठीक है। हानि आपको पहुंचाई गई है, वो कानूनी रूप से थोड़ी पहुंचाई, गैर कानूनी रूप से पहुंचाई गई है। इसके बाद बीएनएस की कौन सी धारा सदोष हानि को परिभाषित करती है, 237 परिभाषित करती है। इसके बाद धारा 2 की जो 3 है उसमें वर्णित है साधारण स्पष्टीकरण, वर्णित है साधारण स्पष्टीकरण, वर्णित है किसके कब्जे की संपत्ति मालिक के कब्जे की ही मानी जाएगी, ये मालिक के कारण ही उसके पास संपत्ति है, यानी पति या पत्नी के कब्जे की, नौकर की या लिपिक क्लर्क की कब्जे की संपत्ति किसकी मानी जाएगी, उसकी मानी जाएगी, मालिक की, जैसे वह मालिक की है ऐसा माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता में कौन सी धारा सामान्य आशय को परिभाषित करती है, सामान्य आशय, यानी सामान्य आशय को वर्णित करती है, दंड संहिता की धारा, यानी दंड संहिता की धारा 34 वर्णित करती है, 34 है जो वो सामान्य आशय को वर्णित करती है। यानी सामान्य आशय किसमें बताया गया है, यानी 2 की जो 3 धारा है, नहीं 3 धारा है, 2 की 3 नहीं, 2 की 3 में तो बालक है, चाइल्ड है, बालक है, यानी किसमें बताया गया है, किसमें बताया गया है सामान्य आशय, यानी 3 धारा में ही बताया गया है, यानी इसका मतलब 3 की जो 5 धारा है उसमें वर्णित है क्या, सामान्य आशय को वर्णित किया गया है। जो 34 में था, जो किसमें था, 34 में था, वो अब किस में आ गया है, 3 की 5 में आ गया है। उसके बाद यानी सामान्य आशय से संबंधित किस बात को पोस्टमार्टम, ठीक है, पोस्टमास्टर मर्डर बाद, यानी पोस्टमास्टर मर्डर बाद केस के नाम से भी जाना जाता है, सामान्य आशय को पूरा करने। वारेंद्र कुमार घोष वाले मामले को क्या किया जाता है, पोस्ट मास्टर मर्डर केस कहा जाता है, यानी इसमें क्या सामान्य आशय को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया, पोस्ट मास्टर मर्डर केस के नाम से जाना जाता है, पोस्ट मास्टर का मर्डर कर दिया, यानी क्या था, सामान्य आशय को पूरा करने के लिए, तो यानी सामान्य आशय को पूरा करने के लिए किसी ने अपराध किया है तो हर एक को दंड मिलेगा, किसको, सबको दंड दिया जाएगा। सामान्य आशय से संबंधित किस वाद में, सिंधु नदी वाद के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु नदी वाद के नाम से, यानी इसको, यानी वारेन वाले मामले को किसके नाम से, वारेंद्र घोष को, यानी पोस्ट मास्टर के केस को माना जाता है जो 1925 में हुआ,
सिंधु नदीवाद के नाम से जाना जाता है, जो 1945 में महबूब शाह का मामला था, उसको सिंधु नदीवाद के नाम से जाना जाता है। सामान्य आशय से संबंधित बात है। सामान्य आशय की पूर्ति के लिए कम से कम कितने व्यक्ति की आवश्यकता होती है? 2 से अधिक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। सामान्य आशय को पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होती है? 2 व्यक्ति की आवश्यकता होती है। बीएनएस की धारा 4 में वर्णित है। बीएनएस की धारा 4 में दंडों के प्रकार का वर्णन किया गया है। किसमें? दंडों के प्रकार का वर्णन किया गया है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में दंड यानी दंड संहिता है। दंड संहिता में दंड की कितने प्रकार, दंड के प्रकारों का वर्णन किसमें है? जो अभी 4 में है वो किसमें था? 53 में था। किसमें था? 53 में था। यानी दंडों के प्रकार कितने? 6 हैं। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास, संपत्ति की जब्ती भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, सामुदायिक सेवा भी हो सकती है। बीएनएस में कौन सा दंड का नया प्रकार है? यानी सामुदायिक सेवा दंड का नया प्रकार है। आपको दंड स्वरूप कोई सामुदायिक सेवा का दंड भी दिया जा सकता है। बीएनएस की धारा 4 के अनुसार कौन सा दंड शामिल नहीं है? कौन सा दंड है वो बीएनएस की 4 के अकॉर्डिंग शामिल नहीं है। संपत्ति की कुर्की भी हो सकती है, मृत्यु दंड भी हो सकता है और आजीवन कारावास भी हो सकता है। लेकिन परवीक्षा का कोई दंड नहीं दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा में दंडादेश का लघुकरण है? दंडादेश यानी दंड को क्या कम किया जा सकता है, यानी दंड को क्या किया जा सकता है? छोटा किया जा सकता है। इसमें धारा 5 में वर्णित है। धारा 5 में क्या वर्णित है? दंड को लघुकरण कर सकती है कौन? समुचित सरकार कर सकती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 6 के अनुसार आजीवन कारावास की अवधि कितने वर्ष कारावास की तुलनीय मानी गई है? समतुल्य मानी गई है। समतुल्य कहा है। किसमें? समतुल्य कहा गया है। यानी 20 समतुल्य, एक्चुअल में 20 नहीं है, समतुल्य यानी अगर हमें मीजर करना है तो 20 माना जा सकता है। यानी दंडादेश के लघुकरण के आदेश के अंतर्गत समुचित सरकार में शामिल है। समुचित सरकार में केवल केंद्र सरकार शामिल है, राज्य सरकार, ठीक है, यानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों शामिल हैं वैसे तो, लेकिन इसमें एक बार चेक करना है, ठीक है, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों लिखाया गया है। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 7 के अनुसार कारावास सादा या कठोर कौन तय करेगा? न्यायालय तय करेगी। कौन तय करेगा? कोई भी कारावास सादा होगा या कठोर कौन तय करेगी? न्यायालय तय करेगा। भारतीय न्याय संहिता में यदि किसी अपराध की जुर्माने की रकम उल्लिखित नहीं है, यदि किसी जुर्माने की लिखित नहीं है तो क्या होगा? न्यायालय जुर्माना अपने अनुसार तय करेगी। बिल्कुल सही बात है। क्या न्यायालय सीमित जुर्माना तय करेगी? यानी कैसा सीमित जुर्माना तय करेगी? नहीं, असीमित जुर्माना तय करेगी, लेकिन अत्यधिक नहीं, ऐसा लिखा है। यानी सीमित यानी लिमिट में तय करेगी, यानी अनलिमिट, ठीक है, अनलिमिटेड तय कर सकती है, लेकिन क्या है? अत्यधिक नहीं, ये भी बात लिखी है। यानी इसमें क्या है? पहला सही है, दूसरा गलत है। इसके बाद जुर्माने का व्यतिक्रम यानी क्या करता है कोई, ठीक है, अदा करने पर, यानी जुर्माना कोई अदा नहीं कर पा रहा है, व्यतिक्रम करता है, तो उसे कारावास, ठीक है, कारावास या जुर्माने दोनों से दंडनीय है तो जुर्माने में बदल दिया जाएगा। यानी मूल कारावास का 1/4। लेकिन यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है और जुर्माना 5,000 है तो कितना? यानी 2 मंथ, कितना? 2 मंथ, मैक्सिमम 2 मंथ से ज्यादा नहीं होगा। 2 और 4 10,000 होगा तो 4 महीने से ज्यादा नहीं और 1 साल से ज्यादा नहीं। कितना भी जुर्माना हो, 1 साल से ज्यादा नहीं। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा एकांक परिरोध का वर्णित करती है? यानी एकांक परिरोध जो है वो 11 धारा में है।
जो किसमें था? 73 धारा में था। किसकी? दंड संहिता की 73 धारा में था। भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा? एक अंक परिरोध 11 धारा है, धारा 11। निम्नलिखित बाद में से किस बाद में एक अंक परिरोध से, यानी कौन सा बाद है वो एक अंक परिरोध से संबंधित है? चार्ल्स शोभराज बनाम जेल अधीक्षक, यानी चार्ल्स शोभराज बनाम जेल अधीक्षक मामला, यानी ये भी है चार्ल्स वाला, यानी एक अंक परिरोध। चार्ल्स बहुत चालू था। किशोर सिंह रविंद्र राजस्थान वाला मामला, किशोर सिंह रविंद्र, ये भी मामला। और सुनीला बत्तरल वाला भी मामला इसी से संबंधित है। किसी एक अंक परिरोध से संबंधित है। सुनील वाला, किशोर वाला और चार्ल्स वाला मामला, ये दोनों चार्ल्स शोभराज, यानी ये वाला भी मामला एक अंक परिरोध से संबंधित है। 1, 2, 3। इसके बाद एक अंक परिरोध से संबंधित सही कथन चुनिए। एक अंक परिरोध से संबंधित सही कथन चुनिए। एक अंक परिरोध सादे और कठोर दोनों, सादे में नहीं हो सकता है। एक अंक परिरोध केवल सादे में नहीं हो सकता है। एक अंक परिरोध की कुल अवधि अधिकतम 6 माह हो सकती है। कुल अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 3 माह हो सकती है। ठीक है। एक अंक परिरोध केवल कठोर, ठीक है, कारावास में न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है, यानी न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। बिल्कुल, कितना कठोर, ये भी सही बात है। इसके बाद क्या है? यदि कारावास 6 माह तक, यानी कारावास कितना? 6 माह तक है, 6 माह तक है, तो एक अंक परिरोध की अवधि कितनी होगी? एक अंक परिरोध की अवधि 1 माह होगी। 6 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार मिलेगा। और यदि एक अंक परिरोध है 6 से 1 साल तक है, तो मैक्सिमम अधिकतम 2 माह, कितना? अधिकतम 2 माह। और 1 साल से ज्यादा है तो अधिकतम 3 माह। 3 माह से कभी ज्यादा नहीं मिलेगा। क्या? एक अंक परिरोध। इसमें लिखा है 6 माह, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। 1 साल से ज्यादा अगर सजा मिल रही है तो 3 माह दे सकते हैं कठोर कारावास। और 6 महीने से 1 साल के बीच में अगर सजा है तो 2 माह मिल सकता है। और 6 माह में, हर 6 महीने में, ऐसे मानेंगे 6 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार फिर देना है तो 7वें महीने में जाना पड़ेगा, यानी 6 से 1। इसके बाद एक बार में एक अंक परिरोध अधिकतम कितनी दिन दिया जा सकता है? एक बार में 14 दिन दिया जा सकता है। ठीक है। अगर अधिकतम 3 माह से ज्यादा है अगर, तो 7 दिन के गैप के बाद देंगे। यदि 3 माह से अधिक है तो 1 महीने में एक अंक परिरोध की अवधि कितनी होगी? 3 माह से अधिक दंडनीय है, दंड कारावास है, तो 1 माह में अधिकतम 7 दिन, क्योंकि आपके पास 3 माह से अधिक दंड वो, यानी पर्याप्त समय यहाँ पे है आपके पास, तो 7। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता में कौन सी धारा एक अंक परिरोध की अवधि को वर्णित करती है? धारा एक अंक परिरोध अवधि बताती है। अवधि एक अंक परिरोध 11 बताती है, लेकिन उसकी अवधि 12 बताती है। उसके बाद क्या है? भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 3 में वर्णित क्या है? अध्याय 3 में क्या वर्णित है? साधारण, ठीक है, अपवाद, साधारण अपवाद। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे पढ़ते हैं। धन्यवाद।